जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम राष्ट्रपति की जो बची हुई शक्तियां हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियोस में मैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां आपको डिस्कस कर चुका हूं और विधायी शक्तियों में अध्यादेश जारी करने की शक्ति को डिस्कस कर चुका हूं और किसी विधेयक पर राष्ट्रपति किस क्या क्या रिएक्शन ले सकते हैं, क्या क्या प्रतिक्रिया ले सकते हैं, यानी कि राष्ट्रपति की जो वीटो पावर्स हैं और आर्टिकल 111 है उसे डिस्कस कर चुका हूं। इसमें हम वित्तीय शक्तियां राष्ट्रपति की, न्यायिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां, सैन्य शक्तियां आदि को डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं साथियों, बिना देरी किए हुए। वित्तीय शक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां। इनमें पहला पॉइंट ये है कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, जो धन विधेयक होगा, ठीक है। अब ये धन विधेयक क्या होता है ये मैं आपको जब संसद में विधेयकों का प्रकार होगा उसमें डिस्कस कराऊंगा। अभी बस आप इसको ऐसे याद रखिएगा कि जो धन विधेयक हुआ, बजट जो हुआ, ये राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बाद ही संसद में प्रस्तुत किए जाते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि जब ये राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से लाए जाते हैं तो राष्ट्रपति धन विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है, क्योंकि वो पूर्व स्वीकृति से लाया गया है। अब धन विधेयक पर राष्ट्रपति या तो अपनी स्वीकृति देगा या उसे अस्वीकृत करेगा, स्पष्ट था। उसको पुनर्विचार के लिए संसद के पास नहीं भेजेगा। एक ये वित्तीय शक्ति है। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण साथियों, इसको अभी हमारा बजट सेशन स्टार्ट होने वाला है, पर मतलब 1-2 दिन में हमारी जो वित्त मंत्री जी हैं निर्मला सीतारमण जी, वो सदन में बजट रखेंगी, लोकसभा में बजट पेश करेंगी। ठीक है, इस ड्यूरेशन में आप न्यूज़ को ज़रूर ध्यान से देखिए, क्योंकि कई सारी चीज़ें आपको केवल न्यूज़पेपर के माध्यम से भी क्लियर हो जाती हैं और ये न्यूज़पेपर के माध्यम से जो आपको चीज़ मेमोरी होती है वो लंबे समय तक रहती है और स्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, ध्यान रखना है वो वार्षिक वित्तीय विवरण, ठीक है, हमारे संविधान में, और इसे हम केंद्रीय बजट के नाम से भी जानते हैं, को संसद के समक्ष रखता है या रखवाता है। ठीक है, ध्यान रखना साथियों, हमारे संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का शब्द का इस्तेमाल किया गया है और इसके लिए जो अनुच्छेद है वो 112 है। इस वार्षिक वित्तीय विवरण को ही हम केंद्रीय बजट बोलते हैं और इसको संसद में रखवाने की जिम्मेदारी भारत के राष्ट्रपति की होती है। वो वित्त मंत्री के माध्यम से इसे सदन में रखवाते हैं और बजट केवल लोकसभा में ही, मतलब बजट लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है। राज्यों का अलग बजट होता है, उसके लिए जब राज्य विधायिका पढ़ाई जाएगी, राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उसमें मैं इसे डिस्कस करूंगा। ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 112, ठीक है, बजट बेसिकली या वार्षिक वित्तीय विवरण इस बात का एक लेखा जोखा होता है कि हमारी सरकार के पास राजस्व कहाँ से आ रहा है, रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है और वो किस किस मद में, किस किस क्षेत्र में पैसा खर्च कर रही है। ठीक है, प्रायोरिटीज़ का पता पड़ता है, गवर्नमेंट की स्कीम्स का पता पड़ता है, लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने क्या क्या अचीवमेंट किया है उसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। कुल मिलाकर एक भविष्य का रोड मैप हमें बजट से मिलता है। बजट केवल और केवल पैसे का लेन देन मात्र नहीं है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है इस चीज़ को कि बजट, केंद्रीय बजट को सदन में रखवाने का दायित्व राष्ट्रपति का है और वो वित्त मंत्री के माध्यम से इसे पूरा करते हैं। ठीक है, अनुदान की कोई भी मांग उसकी सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। बहुत महत्वपूर्ण है, बजट से जुड़ा ही एक टॉपिक है कि अनुदान की कोई भी मांग अगर करनी है तो उसके लिए राष्ट्रपति की सिफारिश अनिवार्य है। बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के कोई भी अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है। ऐसे ही याद रखिएगा, जब बजट पढ़ाऊंगा पूरी डिटेल से समझाऊंगा ये। और बहुत महत्वपूर्ण अगला पॉइंट है, केंद्र व राज्यों के मध्य राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष पर एक वित्त आयोग का गठन करता है। कौन गठन करता है? हमारे राष्ट्रपति जी गठन करते हैं फाइनेंस कमीशन का, वित्त आयोग का। और वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किस सिद्धांत के आधार पर किया जाए, किस नियम के आधार पर किया जाए, कितना किया जाए, ये सब फाइनेंस कमीशन की जिम्मेदारी होती है। और फाइनेंस कमीशन
का गठन हर 5 साल पर, ध्यान रखना, हर 5 साल पर हमारे राष्ट्रपति जी द्वारा किया जाता है। एक सदस्य होता है, कुछ एक अध्यक्ष होता है वित्त आयोग में, कुछ सदस्य होते हैं। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था होती है। जब संवैधानिक संस्थाओं के बारे में बताऊंगा तब वित्त आयोग को पूरा गहराई से डिस्कस करूंगा। अभी आप बस इतना समझिए, यहाँ हम राष्ट्रपति की शक्तियों के नज़रिए से वित्त आयोग पढ़ रहे हैं कि वित्त आयोग का गठन हर 5 साल बाद कौन करवाएंगे? राष्ट्रपति जी करवाएंगे। और इसका कार्य होता है केंद्र और राज्यों के बीच संसाधनों का बंटवारा किस नियम के तहत किया जाए उसको निर्धारित करना। ठीक है। ठीक इसी तरीके से आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य व्यय हेतु अग्रिम भुगतान अगर करना है तो उसकी व्यवस्था कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। आकस्मिक निधि है, निधियां भी 3 तरीके की होती हैं। ठीक है, उसको डिस्कस करेंगे उसी पीरियड में, बजट के आसपास। आकस्मिक निधि से किसी अदृश्य व्यय का आपको भुगतान करना है सदन से बिना अनुमति लिए ही राष्ट्रपति की स्वीकृति के आधार पर आप उसका भुगतान कर सकते हैं और बाद में सदन से उसकी स्वीकृति ले ली जाती है। बजट में डिस्कस करूंगा पूरा, लेकिन आप इन्हें याद रखिए कि राष्ट्रपति की ये वित्तीय शक्तियां हैं धन विधेयक के संबंध में, बजट के संबंध में, और ये दोनों शक्तियां जो अनुदान की जो सिफारिश है या आकस्मिक निधि से कुछ अग्रिम भुगतान है, ये बजट से जुड़ी हुई हैं और ये फाइनेंस कमीशन है। ठीक है, जो केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा करता है। ठीक है, अब अगली शक्ति देखते हैं हम राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, जुडिशियल पावर्स क्या क्या हैं। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट के सभी जज, उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल हैं और अन्य जज भी शामिल हैं सुप्रीम कोर्ट के। ठीक इसी तरीके से हर राज्य के मुख्य न्यायाधीश और अन्य जजों की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, सभी न्यायाधीशों की। ठीक है, बस आपको अंतर इतना समझना है कि जो अधीनस्थ न्यायालय होती हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते, हमारे राज्यपाल करते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेंगे? यहाँ आप चाहें तो लिख लें, सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल हैं और अन्य सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल हैं। कुल मिलाकर 34 जज हैं अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, 1+33, और हाई कोर्ट में अलग अलग जजेस हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट में जजेस की संख्या 160 है, ध्यान रखना, पूछा जा सकता है आपसे। और इन सब की नियुक्ति कौन करेंगे? हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण अगली ये जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की, इसको वो राष्ट्रपति की देखते हैं। वह सुप्रीम कोर्ट से किसी विधि या तथ्य पर सलाह ले सकता है, परंतु सुप्रीम कोर्ट की यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं होती है। इसे आर्टिकल 143 के तहत हम जानते हैं। यानी कि आर्टिकल 143 राष्ट्रपति की परामर्शदायी शक्तियों से संबंधित है। ठीक है, न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत ही एक परामर्शदायी शक्ति है सुप्रीम कोर्ट की। ठीक है, राष्ट्रपति किसी विधि के विषय पर, तथ्य पर, संविधान पर या पूर्व संविधानकालीन संधियों पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। ठीक है, सलाह मांग सकते हैं, और जब सुप्रीम कोर्ट सलाह दे देता है राष्ट्रपति को तो ये बाध्यकारी नहीं है कि राष्ट्रपति उस सलाह को माने ही माने। ठीक है, इसमें ध्यान रख लेना है आपको कि सलाह किन किन विषयों पर मांगेंगे? कानून पर मांगेंगे, संविधान पर मांगेंगे, सार्वजनिक महत्व का अगर कोई विषय है तो उस पर मांग सकते हैं। इसके अलावा पूर्व संविधानकालीन संधियों पर भी राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकते हैं। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई सलाह को मानने के लिए हमारे राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं होते हैं। ये अंतर आप समझिए। ठीक है, ये मैंने इस पॉइंट में लिखाया है कि राष्ट्रपति बाध्यकारी नहीं होते हैं उस सलाह को मानने के लिए। ठीक है, अब यहाँ 2 बातें और सामने निकल के आती हैं कि अगर राष्ट्रपति मान लीजिए कानून के विषय पर, जिसको हम 143A बोलते हैं आर्टिकल, किसी कानून के विषय पर, संविधान के विषय पर या सार्वजनिक महत्व के विषय पर सुप्रीम कोर्ट से अगर सलाह मांग रहे हैं तो ऐसा
जरूरी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह दे। सुप्रीम कोर्ट डिनाय कर सकता है, सलाह देने से मना कर सकता है, लेकिन आर्टिकल 143(2) के तहत अगर पूर्व संविधान कालीन किसी संधि पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट को सलाह देना बाध्यकारी होता है। इसका मतलब आप ये समझिए, दो बातें निकल के आती हैं कि राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट भी कुछ विषयों पर राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, लेकिन कुछ विषयों पर उसे सलाह देना बाध्यकारी है, जो मैंने यहां पर लिख रखे हैं। लेकिन इस सलाह को मानना, इस सलाह को, परामर्श को मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है, चाहे वो सलाह 143(a) के तहत 1 के तहत दी हो, चाहे 143(2) के तहत दी हो। ठीक है, आगे देखते हैं साथियों। राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्तियां बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। आप बस इतना समझिए कि राष्ट्रपति की जो क्षमादान की शक्तियां हैं वो आर्टिकल 72 से में उनका वर्णन है, विवरण है अनुच्छेद 72 में। ठीक है, इन 3 विषयों पर ये जो मैंने लिख रखे हैं, यहाँ पर राष्ट्रपति इस क्षमादान की शक्ति का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने संघ का कोई कानून है, संघ की कोई विधि है, उसके विरुद्ध अपराध किया है और उसे दंड दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे विषयों पर भी राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा, सैन्य न्यायालय द्वारा अगर किसी सैनिक को दंड दिया गया है, वहां भी राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि दंड का स्वरूप मृत्युदंड है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को अगर मृत्युदंड दिया गया है, तब भी राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3 विषय हैं। ठीक है, ध्यान रखना, सैन्य न्यायालय, किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दिया गया है, और संघ के किसी कानून का अगर व्यक्ति ने उल्लंघन किया है और उसके एवज में उसे दंड मिला है, तब भी राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 विषय हैं, ध्यान रखना है, सीधा सीधा आपको याद कर लेना है। सैन्य न्यायालय अगर दंड का स्वरूप मृत्युदंड है, और संघीय विधि के विरुद्ध अगर अपराध किया गया है। ठीक है, और ये क्षमा 5 तरीके से कर सकते हैं। पूरा का पूरा उसको क्षमा कर सकते हैं, उसको लघु कर सकते हैं, परिहार, विराम, रोक सकते हैं कुछ टाइम के लिए, और प्रविलंबन। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल से 5 क्षमादान शक्तियों के बारे में बताऊंगा आपको। तो अभी बस आप इतना लिखिए, ये विषय हैं 3 और ये 5 शक्तियां हैं। ठीक है, इन क्षमादान शक्ति, ये न्यायिक शक्तियां हो गई पूरी की पूरी हमारे राष्ट्रपति की। इसके अलावा हमारे राष्ट्रपति के पास सैन्य शक्तियां भी हैं। ठीक है, राष्ट्रपति हमारी सेना का सर्वोच्च सेनापति या सर्वोच्च कमांडर होता है। थल सेना अध्यक्ष, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर हमारा राष्ट्रपति होता है। हमारा राष्ट्रपति युद्ध की या इसकी समाप्ति की घोषणा करता है कि हाँ, हमारा फलाने देश के साथ अब युद्ध स्टार्ट हो गया है, इसकी ऑफिशियल घोषणा होती है। अगर युद्ध समाप्त हो जाता है तो इसकी भी ऑफिशियल घोषणा होती है। ठीक है, और ये ऑफिशियल घोषणा कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति करते हैं। हालांकि इसके लिए संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है, संसद की अनुमति आवश्यक होती है, लेकिन संसद की अनुमति के बावजूद भी घोषणा तो इसकी हमारे राष्ट्रपति ही करते हैं। ये सैन्य शक्तियां हैं, ध्यान रखिएगा। कुछ कूटनीतिक शक्तियां भी हमारे राष्ट्रपति को दी गई हैं, क्योंकि राष्ट्रपति हमारे राज्य का प्रमुख है और विदेशों से बेहतर संबंध स्थापित करने में भी हमारे राष्ट्रपति की एक अहम भूमिका होती है। ठीक है, देखते हैं क्या क्या हैं ये कूटनीतिक शक्तियां। अंतर्राष्ट्रीय संधियां, समझौते राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। ध्यान रखना है, भारत सरकार अगर किसी देश के साथ कोई संधि कर रही है या समझौता कर रही है, ठीक है, तो वो समझौता हमारे राष्ट्रपति के नाम पर होगा। हाँ, ये अलग बात है कि उस समझौते को संसद की अनुमति लेना भी अनिवार्य होगा, लेकिन वो संधि या समझौता होगा भारत के राष्ट्रपति के नाम पर ही। ठीक है, राजदूत और उच्चायुक्तों की नियुक्ति करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी ही। ठीक है, यानी कि राजदूत और उच्चायुक्त। ठीक है, उच्चायुक्त उन देशों के में, उन जो देश कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे थे या राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं, वहाँ पर
जो राजदूत होता है उसे हम उच्चायुक्त बोलते हैं, और इसके अलावा अन्य देशों में हम अपने प्रतिनिधि को राजदूत के नाम से जानते हैं। और इनकी नियुक्ति कौन करेंगे? इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लोग होते हैं ये, और इनकी नियुक्ति कौन करेंगे? हमारे राष्ट्रपति जी करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का प्रतिनिधित्व भी करते हैं राष्ट्रपति, कई देशों की यात्रा करते हैं, संधियां होती हैं, समझौते होते हैं, सम्मान होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये कूटनीतिक शक्तियां हैं। और आपातकालीन शक्तियां भी होती हैं। आपातकालीन शक्तियां हमारे राष्ट्रपति के पास हैं, राष्ट्रपति जी के पास हैं, जिनको मैं आपको पहले ही डिस्कस कर चुका हूं आर्टिकल 352, 356 और 360 के तहत, ठीक है। तो साथियों, अब इसमें हमें एक टॉपिक डिस्कस करना है बस, आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां। चाहें तो मैं छोटा सा एक वीडियो आर्टिकल 143 पे भी बना दूंगा, कोई कन्फ्यूजन ना रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। जय हिंद साथियों।